अरावली की श्रृंखलाएं जब दूर तक फैल जाती हैं और उनकी चोटियों के बीच सूरज का उजाला रेंगता हुआ उतरता है, तब भानगढ़ की घाटी पर एक सुनहरी चादर सी बिछ जाती है। धूल के महीन कण हवा में तैरते हुए किसी पुरानी स्मृति की तरह चमकते हैं। पहाड़ियों के बीच स्थित यह नगर अब एक लंबी खामोशी में लिपटा हुआ है। मिट्टी की हर परत में जैसे किसी बीते युग की गंध रच बस गई हो। टूटे हुए महलों की मीनारों पर कबूतरों की परछाइयाँ उतरती और उड़ जाती हैं, लेकिन कोई ध्वनि उस निस्तब्धता को नहीं भंग करती। हवा का हर झोंका दूर की बांसुरी समान स्वर में किसी बीते गीत की झिलमिलाहट भरा स्पर्श लाता है और फिर धीरे धीरे खो जाता है, जैसे वह भी थक गया हो। कभी यही घाटी जीवन और उल्लास से भरी रहती थी। चारों दिशाओं में हरी बागों की पंक्तियां थीं, जिनमें चमेली, बेला और चंपा के पौधे हवा में मादक सुगंध छोड़ते। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियों की गूंज एक साथ उठती और नगर की गलियों में पंडितों के मंत्रों का मधुर स्वर फैल जाता। छोटे छोटे बच्चे मिट्टी की गलियों में दौड़ते, स्त्रियां सूखे घड़े सिर पर रखे कुएं की ओर जाती और राजमहल की ऊंची छतों पर से संगीत की धीमी ध्वनियां नीचे उतरती। दिन में सूरज की रोशनी दीवारों पर सुनहरे चित्र बनाती और रात में दीपों के झिलमिल प्रकाश में पूरी घाटी किसी सपने की तरह चमक उठती। महल के चारों ओर फैली झीलें तब पानी से भरी रहती। उन झीलों में परछाइयाँ डूबती और कमल के फूलों के बीच से बतखों के झुंड धीरे धीरे तैरते हुए जाते। अरावली की पहाड़ियों से उतरती ठंडी हवा का स्पर्श जब नीले जल को छूता तो उसकी सतह पर हल्की लहरें उठ जाती, जो सूर्यास्त की लालिमा को चूमती और फिर मिट्टी में खो जाती। नगर के बुजुर्ग कहते थे कि भानगढ़ में देवताओं का वास है, इसीलिए यहाँ शांति रहती है, फसलें हरी भरी रहती हैं और मनुष्य एक दूसरे के प्रति कोमल। हर संध्या जब दीपक जलाए जाते तो लगता जैसे स्वयं समय ठहर गया हो। किंतु अब वही नगर जो कभी फूलों और हंसी से महकता था, एक धीमी नींद में सोया पड़ा है। टूटी हुई दीवारों पर लताएं चढ़ाई है। महल के प्रांगण में अब केवल हवा का घर है, जो पुराने दरवाज़ों की दरारों में से गुजरते हुए मधुर सीटी जैसी ध्वनि बनाती है। मंदिरों के द्वारों पर लटकती घंटियों से कोई हाथ नहीं टकराता, फिर भी जब हवा उन्हें हिलाती है तो वे बहुत धीमे सुर में बज उठती हैं, जैसे किसी अनसुनी प्रार्थना की बाकी गूंज बची रह गई हो। कभी कभी कोई चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर इस रास्ते से निकलता है, पर वह भी कदम धीमे रखता है, मानो डरता हो कि कहीं इस नींद में डूबे नगर की खामोशी टूट न जाए। भानगढ़ के चारों ओर के खेत अब सूखे पड़े हैं, मिट्टी फटी हुई है और पहाड़ियों के बीच से उठता धूल का भंवर उस बीते वैभव की राख सी हवा में बिखेर देता है। महल की टूटी छज्जियों से लटकती संरचनाओं पर अब केवल चमगादड़ों का बसेरा है। वे दिन में चुपचाप अंधेरे कोनों में लटकी रहती हैं और रात में उड़ती हैं तो उनकी परछाई चांदनी पर किसी स्वप्न की छाया सी लगती है। दूर से देखने पर लगता है जैसे भानगढ़ किसी अदृश्य शक्ति द्वारा अपनी स्मृतियों में बांध लिया गया है। एक ऐसा स्थान जहाँ समय रुक गया और जीवन धीरे धीरे मिट्टी में मिल गया। आज भी जब कभी बादलों से ढकी सुबह आती है तो पहाड़ियों से टपकती ये उसकी बूंदें टूटी दीवारों पर फिसलती हैं और पत्थरों की दरारों से भीतर समा जाती है। उन बूंदों की चमक में बीते काल की कोई आहट सी झलकती है, मानो महल के भीतर अभी भी कोई दीपक मध्यम रूप से जल रहा हो। और जब सूरज की पहली किरण उस दीवार पर पड़ती है तो पत्थर कुछ पल के लिए सुनहरा हो उठता है, फिर जैसे थक कर मौन हो जाता है। भानगढ़ की यह थकान, यह शांति अब उसकी सच्चाई बन चुकी है। गांव के पुराने लोग कहते हैं कि रात के दूसरे पहर जब हवा बिल्कुल स्थिर हो जाती है तो किले की ऊंचाई से वीणा की बहुत पतली, बहुत दूर से आती हुई ध्वनि सुनाई देती है। कोई कहता है कि यह केवल हवा का खेल है, तो कोई विश्वास करता है कि वह स्वर भानगढ़ के पुराने दिनों की याद है। जो लोग यहाँ रुकने की जिद करते हैं वे सुबह लौटकर बताते हैं कि रात में किसी ने धीरे से उनके पास से गुजरकर जैसे किसी फूल की पंखुड़ी रखती हूँ। हर कोई अलग कहानी कहता है,
लेकिन सबके शब्द एक जैसे होते हैं। हवा में एक हल्की खुशबू थी और दिल में अकारण शांति उतर आई थी। नगर के चारों ओर के मंदिर अब खंडहर जैसे हैं, पर उनके गर्भगृहों में अभी भी दीवारों पर उकेरे चित्र साफ दिखाई देते हैं। उन चित्रों में हाथों में कमल लिए देवियां हैं, वीणा बजाते संत हैं और उनके चारों ओर अशोक वृक्ष की पत्तियां तराशी गई हैं। समय की धूल इन आकृतियों को ढक नहीं पाई। कई शताब्दियों बाद भी वे इस तरह सुरक्षित हैं जैसे पत्थर ने उन्हें अपने श्वास में सहेज लिया हो। जब कभी कोई व्यक्ति वहां खड़ा होकर आंख मूंदता है तो उसे लगता है कि वह उसी काल में पहुंच गया है जब इस नगर की गलियों से आरती की लहरियां उठती थीं। महल के पश्चिमी भाग की एक ऊंची मीनार से दूर दूर तक फैली धरती दिखाई देती है। वहां से देखने पर पूरा भानगढ़ किसी चित्र की तरह फैला पड़ता है। सूखी झीलें, टूटे महल और बीच में एक शून्य फैलता हुआ। हवा ऊपर आकर मीनार के पत्थरों से टकराती है और हल्की गूंज बन जाती है जो धीरे धीरे घाटी में उतरती जाती है। जब चांद निकलता है तो उसका उजाला इन दीवारों पर फिसलता हुआ नीचे की ओर बह निकलता है, जैसे कोई उजली नदी का प्रवाह हो। यही भानगढ़ का संगीत है। मौन में बहता हुआ दिखता नहीं पर महसूस होता है। तो इस खामोश नगर की बारीक छायाएं भी थककर पथरीली भूमि पर एकाकार हो जाती हैं। हवा गर्म हो उठती है और पेड़ों की पत्तियां मंद मंद हिलती रहती हैं। दूर से कोई चरखा घूमने की अस्फुट सी ध्वनि आती है जो शायद किसी दूसरे गांव की हवा से लाई जाती है। लेकिन जैसे ही शाम उतरती है और आकाश धीरे धीरे नीला होते हुए धूसर हो जाता है, पूरी घाटी पर एक स्निग्ध ठंडक उतर आती है। तब लगता है जैसे यह सब दृश्य केवल शांति का जाल हो। थका हुआ पर सुंदर काताहती है। स्थिर पर जीवित भानगढ़ के आकाश में पक्षियों की उड़ान कम हो गई है, पर फिर भी कभी कभी कोई बगुला, कोई कोया दूर से उभरता है और फिर पहाड़ियों के पीछे गुम हो जाता है। उसके परों से निकलती हल्की आवाज़ सुनाई देती है और दूर पत्थरों के बीच गूंजती हुई खो जाती है। यही इस स्थान की वास्तविकता है। अस्तित्व और विस्मृति के बीच झूलता हुआ एक संसार। यहाँ हर वस्तु अपने आप में पूर्ण है, किसी की प्रतीक्षा में नहीं। तो पुरानी काई की गंध और मिट्टी की महक मिलकर एक अजीब सी ताजगी भर देती है। उस समय महल के दरवाज़ों की दरारों से भीतर झांकने पर लगता है जैसे किसी ने अभी अभी दीपक बुझाया हो। दीवारों पर अभी काली के निशान है और एक कोने में कुछ टूटे पात्र पड़े हैं जिन पर समय ने अनगिनत कहानियां उकेर दी है। कोई नहीं जानता कि ये पात्र किसके हाथों के हैं, पर लगता है जैसे उनके स्पर्श अभी दीवारों में बचे हों। अगर किसी दिन कोई राहगीर अचानक इस नगर में चला आए तो वो पहले ही पल एक गहरी स्थिरता महसूस करेगा, जैसे हवा ने सांस थाम ली हो। कदम रखते ही लगता है जैसे नीचे की मिट्टी में कोई स्मृति छिपी है जो उसे पहचान रही है। कुछ दूर तक चलते ही मंदिर की घंटी पर हवा टकराती है और फिर उसकी गूंज कई बार लौटती रहती है। उस क्षण में लगता है जैसे यह नगर अब भी जीवित है, बस किसी गहरी निद्रा में लीन। तब पहाड़ों की चोटियां सोने की तरह दमक उठती हैं और भानगढ़ उनके बीच एक शांत आभा में ढक जाता है। हवा में कोई शब्द नहीं होता, केवल आभा का स्पर्श होता है। ऐसा लगता है जैसे यह नगर अब केवल पत्थर और धूल का नहीं बल्कि किसी आत्मा का रूप बन गया है जो सदा इस धरती पर रहेगा, अपनी खामोशी में गूंजता हुआ और हर आने जाने वाले को अपनी धीमी अदृश्य लोरी सुनाता हुआ। खुले आकाश में जब धूप नरम होकर धरती पर उतरती तब महल की दीवारें सुनहरी आभा से चमक उठती। बरामदे की जालियों से छनकर आती किरणें संगमरमर पर आकृतियां बनाती और उन्हीं किरणों के बीच रत्नावती धीरे धीरे चली आती। उनके कदमों का स्वर इतना हल्का होता कि जमीन पर पड़ते ही जैसे कोई पंख झिलमिला उठा हो। उन्होंने आज भी अपने हाथों से फूल तोड़े थे, गुलाब की कोमल पंखुड़ियाँ, बेला की सफ़ेद कलियाँ और केसर की झीनी महक वाले पुष्प। हर सुबह वे इन फूलों से मंदिर का आंगन सजाती थीं और हर बार पूरा महल उस सुगंध से भर उठता था। मंदिर की सीढ़ियाँ भानगढ़ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर थीं। वहाँ तक पहुँचने वाला रास्ता पत्थरों से बना था
जिस पर सुबह सुबह की ओश अब भी मोतियों की तरह जमी रहती। रत्नावती बिना किसी शोर के दोनों हाथों में फूलों की टोकरी लिए धीरे धीरे उस ओर बढ़ती। उनके पीछे महल की एक दासी सुमित्रा मृदु कदमों से चलती। पहाड़ियों के बीच से जब हवा का पहला झोंका आता तो उनकी घुंघरू जैसी बिंदी पर ठहर जाता। रत्नावती की आंखों में एक सन्निहित शांति थी, एक ऐसी चमक जो देखने वाले को भीतर तक छू जाए। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर जब वे आरती का थाल उठाती तो सूर्य की पहली किरणें उनकी कलाई पर चमक उठती। आरती की लौ में जैसे उनकी आत्मा खुली रहती। उनके स्वर में कोई प्रदर्शन नहीं होता, कोई ऊंचाई नहीं, बस एक विनम्र गूंज जो दीवारों से टकराकर पूरी घाटी में फैल जाती। बाहर खड़े आम लोग उस ध्वनि को सुनते और कुछ पल के लिए अपने काम रोक देते। उनके लिए वह स्वर सुबह का आश्वासन था, जैसे दिन का आरंभ बिना उस पुकार के अधूरा लगे। छोटे बच्चे दूर से हाथ जोड़ते और कह पुत से। रानी आज फिर मंदिर पहुंची। उनकी हंसी की झलक जैसे हवा में घुल जाती और किले की ऊंचाइयों तक पहुंचकर हारमोनियम जैसी प्रतिध्वनि छोड़ जाती। भानगढ़ का महल उस समय इतना जीवंत था कि हर दीवान में जीवन था कर प्रतीत होता। रानी की वीणा महल के चौबारे मैं तनी रहती और जब दोपहर की निस्तब्धता उतरती तो वे वहां बैठकर उसे धीरे धीरे छींटती। उनके उंगलियों के स्पर्श से ऐसी ध्वनि निकलती जो शब्दों से परे होती। कई बार रसोई की औरतें अपना काम रोक कर सुनती। कोई जल भराव किसी की आवाज़ दबा देती ताकि सुर टूटा न जाए। वीणा का वह संगीत दीवारों से टकराकर बाहर जाता और पेड़ों की पत्तियों तक जा ठहरता। हवा उस सुर को उठाकर नगर की गलियों तक ले जाती, जहाँ बच्चे खेलते हुए एक पल को चुप हो जाती। बकरियां रुक जाती, इस संगीती भगया और पक्षी क्षण भर के लिए आसमान में ठहर से जाते। रानी की हंसी की चर्चा नगर में बहुत थी। लोग कहते उनकी हंसी सुनते ही लगता जैसे पहाड़ों पर घंटियों की झनकार उतर आई हो। वे जब गलियों से गुजरती तो उनके बालों से उड़ती चंदन की महक हवा में फैली रहती। सुनहरे दुपट्टे की किनारी जब उनके कंधे से फिसलती तो धूप उसमें जल उठती। भानगढ़ के बुजुर्ग कहते, जब सूर्य भी ठहर जाए देखने को, समझो रानी गई हैं बाजार की ओर। बच्चे उनके साथ दौड़कर खिलखिलाते और वे कभी किसी को डांटती नहीं थी, बस हल्के से मुस्कुराती और कहती, धूप से जला मत करो, भीतर जाओ, माँ पुकारेगी। वे प्रजा के दुख सुख से अनजान नहीं थी। कई बार रात के आखिरी पहर में कोई दास या प्रहरी समाचार लाता कि किसी किसान की फसल पर कीड़ा लग गया। रानी तुरंत अपने हाथों से सिवाई की पोटली बनवाती और सुबह होते ही उस परिवार तक पहुंचने का आदेश देती। वे मानती थी कि भूमि का सुख तभी संभव है जब उसकी छाया अपने जनों पर सोने दे। इसीलिए भानगढ़ में कभी हलों की ध्वनि बंद नहीं हुई, न कुओं में रस्सियां सूखीं। लोग उन्हें केवल रानी नहीं, माँ कहकर पुकारते थे, जिसमें दीवारों पर सुनहरे रंग से मदन और रति के जीवन चित्रित थे। वे प्रायः वहाँ अकेली बैठती। दोपहर के समय जब धूप का एक पतला रेशा उस कमरे में उतरता तो वह उनकी हथेलियों से गुजरकर सामने रखी वीणा को स्पर्श करता। ऐसा लगता जैसे स्वयं सूर्य भी उनके संगीत का दर्शक हो गया हो। उस समय उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं होती, ना उदासी, बस एक स्थिरता होती जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति अनायास श्रद्धा से झुक जाए। कभी कभार वे उद्यान जाती। उद्यान में रजनीगंधा और चंपा की कतारें थीं। मिट्टी के पथ पर वे नंगे पांव चलती और उनकी चूड़ियों की आवाज़ झीनी हवा में बुन जाती। वहाँ के एक कोने में झरना था। उसका जल पहाड़ियों के भीतर से निकलता था, ठंडा और निर्मल। वे अक्सर वहीं बैठती और अपने हाथ उस जल में डुबोती। जल पर सूर्य का प्रतिबिंब टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता। उस दृश्य को देखकर वे कई बार अनायास मुस्कुरा देती। उस समय उनकी मुखाकृति इतनी शांत होती कि लगता जैसे उनके भीतर पूरा भानगढ़ स्थिर हो गया हो। रात के समय महल की छत पर जब दियों की पंक्तियां जलतीं तो रानी वहां जाकर अक्सर तारों को निहारा करती। आसमान में फैली नीलिमा, चंद्रमा की चांदी और धीमी हवा होने से सब कुछ जैसे उन्हें अपने ही भीतर ले जाता।
कभी वे वीणा साथ ले जाती और उसकी तारों पर अपनी उंगलियां घुमाती। किसी को ये ज्ञात नहीं कि वह कौन से गीत छेड़ती, पर जो भी सुनता उसकी आंखें नम हो जाती। संगीत में शब्द नहीं होते, मगर उसमें किसी अधूरी कहानी की गंध रहती, एक ऐसी कहानी जो किसी ने कभी सुनाई नहीं, पर सबके हृदय में रही। कहते हैं एक रात जब पूरा महल सो गया था और प्रहरी नींद से ऊँघ रहे थे, तब रानी अपने कक्ष से बाहर निकली। चांद आकाश में पूरा था और उसकी किरणें संगमरमर के फर्श पर दूध की तरह गिर रही थीं। उन्होंने धीरे धीरे वीणा उठाई और महल की सबसे ऊंची मीनार पर चली गईं। वहां ऊपर से पूरा भानगढ़ सोता हुआ दिखाई दे रहा था। खेतों में मौन पसरा था, झील का जल धुंध में ढक गया था और दूर मंदिर के शिखर पर दीपक टिमटिमा रहा था। उसी निस्तब्धता में उन्होंने पहली बार वह धुन बजाई जो उनकी आत्मा की गहराई से निकली थी। वीणा का पहला स्पर्श जैसे पहाड़ों से टकराया और पूरी घाटी में फैल गया। किसे पता था कि वही धुन सदियों बाद तक हवा में बचेगी। लोगों ने कहा उस रात जब हवा पहाड़ियों से उतरी तो किसी कोमल स्वर में वह संगीत हर दिशा में बह गया। मंदिर के पुजारी ने सुबह बताया कि रात के अंतिम पहर में घंटियों की बिना किसी छूने की झनकार हुई थी। कुछ महिलाओं ने कहा उन्हें लगा किसी ने उनके आंगन में फूल बिखेर दिए हों। शायद वह रानी की वीणा थी जो अब हवा के साथ महक बनकर भानगढ़ में घूमती रही। रानी की मुस्कान में एक रहस्यमय आभा थी। कभी किसी की नज़र उनसे मिलने पर ठहर जाती। सब कहते कि उनकी आंखों में जैसे कोई गहरी नदी बहती हो। शांत पर गहराई लिए वे बोलती तो शब्द नहीं, जैसे तरंग निकलती। उनके निर्णयों में कठोरता का लेश नहीं होता। फिर भी जिस विषय पर वे दृष्टि डाल देती वहाँ व्यवस्था अपने आप जन्म लेती। उनका आचरण नगर के लिए आदर्श था और उनकी मौनता बहुत कुछ कह जाती थी। कभी कभी कोई दासी कहती रानी कि आपको अकेलापन नहीं लगता। वे मुस्कुरा देती और उत्तर नहीं देती। शायद उनके भीतर का संसार इतना विस्तृत था कि किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं थी। शाम को जब महल के आंगन में दीपक जलते तो वे वहाँ खड़ी रहकर बहुत देर तक उन्हें निहारती। हर दीपक की लौ का अलग रूप था, मगर सब में एक ही प्रकाश। शायद वे यही सोचती कि मनुष्य भी उन लौओं की तरह है, हर चेहरा अलग पर सार एक ही। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन रत्नावती की वही हंसी, वही वीणा की ध्वनि, वही शांत दृष्टि पूरे नगर में एक अमिट स्मृति बन गई। जब भी बसंत आता भानगढ़ की हवा में एक मधुर कंपन उठता जो किसी अस्फुट वीणा स्वर सा लगता। किसान खेत में हल चलाते हुए उस पक्षी समान गूंज को सुनते और कहते रानी की वीणा जाग उठी है। और जब पर्व के दिन नगर दीपों से सजता तो कईयों को भ्रम होता कि वे महल की छत पर खड़ी है, चांदी में लिपटी, आंखों में सौहार्द का स्निग्ध तेज लिए। आज जब महल की दीवारें टूट चुकी हैं तभी यह कहा जाता है कि रात के गहन समय में जब न हवा हिलती है न पत्ते, एक मृदु वीणा का स्वर कहीं से उठता है। जितना ध्यान से सुनो उतना ही वह भीतर उतरता है। कोई नहीं जानता वह कहाँ से आता है, पर लगता है जैसे रानी अभी भी वहीं है, सन्नाटे में पहाड़ी की ऊंचाई पर अपनी अदृश्य वीणा को सहला रही है। उनके संगीत ने भानगढ़ को अमर बना दिया। हवा में वही ध्वनि आज भी है, मधुर, शांत और अज्ञेय, मानो वह किसी अधूरी प्रार्थना की अंतिम पंक्ति हो जिसे समय भी भुला नहीं सका। ढलते सूर्य की रोशनी जब अरावली की चोटियों पर आकार तोड़ती हुई उतरती हुई, तब उस शांत घाटी में एक साधु की धुंधली आकृति दिखाई देती थी। उनकी झोपड़ी किले से कुछ ही दूर एक पुराने बरगद के नीचे थी। झोपड़ी के चारों ओर नीम और तुलसी के पौधे फैले थे जिन्हें वे अपने हाथों से सींचते थे। हवा में हर समय धूप की गंध खुली रहती और सांझ के समय जब वे अपने आसन पर बैठकर दीपक जलाते तो लौ की पीली आभा पत्थरों पर नाचती। भानगढ़ की धरती में उस लौ का कंपन जैसे गूंजता रहता, धीमा पर जीवित। साधु को नगर के लोग बाबा हरिदास कहते। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ से आए और कब से यहाँ हैं। उनके बाल सफ़ेदी में लिपटे पर आंखें गहरी थी, जैसे किसी ने उनमें एक लंबी यात्रा का संसार कैद कर दिया हो। दिन भर वे ध्यान में रहते, पर
जो कोई भी उनसे मिलने आता उसे देखकर मुस्कुरा देते। उनकी मुस्कान में कोई उपदेश नहीं होता, मात्र एक ऐसी करुणा कि देखता हुआ व्यक्ति स्वयं को हल्का महसूस करने लगता। कहते हैं बाबा कभी कभी भानगढ़ की दिशा में बहुत देर तक चुपचाप निहारते रहते, मानो किसी अनकहे संवाद में डूबे हों। शायद वे नगर के भाग्य को पढ़ चुके थे। एक दिन कुछ यात्री वहां पहुंचे। वे परदेश से आए व्यापारी थे जो भानगढ़ की प्रसिद्ध बाजारियों में व्यापार करने जा रहे थे। रास्ते में जब उन्होंने उस पुराने बरगद के नीचे झोपड़ी देखी तो वहीं रुक गए। एक युवक ने कहा, बाबा हमें मार्ग का आशीष दे। सुनते हैं भानगढ़ बड़ा संपन्न नगर है। साधु ने धीरे से अपनी दृष्टि ऊपर उठाई। कुछ क्षण वे उनके चेहरों को देखते रहे, फिर बोले, वहाँ का सोना चकाचौंध देता है, पर उस उजाले में कुछ ऐसा भी है जो देखना नहीं चाहिए। तुम जो भी करो, नगर के मौन को विचलित मत करना। यात्रियों ने एक दूसरे को देखा और हल्की हंसी में सिर झुका दिया। उन्हें लगा यह वृद्ध बस लोक कथा दोहरा है। कोई भी उसके शब्दों की थकान समझ नहीं पाया। उस रात्रि जब हवा स्थिर हो गई, साधु ने अपने आसन पर धूप जलाई। मीठी सुगंध आसपास फैल गई। झोपड़ी के भीतर एक पतली ज्योति झिलमिला रही थी। उनके सामने कमंडल रखा था, उसमें जल की एक बूंद चमक रही थी जो दीपक की रोशनी में चांद की टुकड़ी सी लग रही थी। उन्होंने आंखें बंद की और गहरी श्वास ली। मन स्थिर हुआ, किंतु भीतर कहीं कोई कंपन था, जैसे वे जान रहे हों कि भानगढ़ अब केवल शांति का स्थान नहीं रहेगा। वे उस हवा की चाल पहचानते थे जो अनिष्ट के पहले बदल जाती है। भानगढ़ में लोग अब उन्हें एक विचित्र व्यक्ति मानने लग गए थे। नगर के बच्चे कभी कभी उनकी झोपड़ी के बाहर आकर उन्हें देखने की कोशिश करते। उनमें से एक ने एक बार पूछा, बाबा आप किले में क्यों नहीं जाते? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ निस्तब्धता निवास करती है वहाँ शब्दों का भार नहीं ले जाना चाहिए। बच्चे एक दूसरे की ओर देखने लगे, फिर खिलखिलाकर भाग गए। हरिदास की दृष्टि उनके पीछे छूटती पगडंडी पर टिकी रही। उन छोटे पदचिन्हों में उन्होंने आसन समय के तेज कदम सुन लिए थे। दिन बीतते गए, भानगढ़ में रोशनी और उत्सव बढ़ते गए। बाजारों में रत्नों और वस्त्रों की चमक थी। गलियों में नए गीत सुनाई देते, लेकिन बाबा कहते, जब प्रकाश बहुत बढ़ जाता है तो छाया भी गहरी होती है। कुछ उन्हें डर फैलाने वाला कहकर हंसते, पर फिर भी जब कोई मार्ग भूल जाता या किसी को अजीब स्वप्न आते तो वही लोग रात में दौड़कर बाबा के पास आकर आशीर्वाद मांगते। उस समय वे कुछ नहीं कहते, केवल तुलसी पत्र उसकी माथे पर रख देते और धूप की राख को चारों दिशाओं में फैला देते। एक संध्या वे किले के बाहर खड़ी होकर बहुत देर तक पश्चिम की पहाड़ी की ओर देखते रहे। आकाश में लालिमा उतर आई थी। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बजी है, पर उस ध्वनि में भी एक कंपक कंपी थी। उन्होंने अपने झोले से जटाओं तक पहुंची, लकड़ी की माला निकालकर धीरे धीरे जप किया। फिर मानो किसी को संबोधित करते हुए कहा, जो कुछ देखा जा चुका है उसे टाला नहीं जा सकता, पर शांति अभी संभव है यदि भानगढ़ स्वयं को पहचान ले। उसके बाद वे धीरे धीरे अपने आसन पर लौटे और उसी रात पहली बार उन्होंने ध्यान में दीर्घ मौन धारण किया। एक ऐसा मौन जो 8 दिन तक टूटा नहीं। उनके 8 दिन के मौन को देखकर लोग उत्सुक हो उठे। कुछ ने कहा वे दिव्य दर्शन में हैं, कुछ ने कहा प्राणायाम से स्वयं को अग्नि में परिवर्तित कर रहे हैं, पर सच्चाई केवल उनके भीतर थी। 8वीं रात जब हवा ठंडी हो चली थी, साधु ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा झोपड़ी के बाहर दूर से आने वाली मशालों की रेखा हिल रही है। कुछ सैनिक किले की ओर बढ़ रहे थे। आवाज़ें बहुत धीमी थीं, पर साधु का मन सुन रहा था। उन्होंने सिर झुकाया और धीमे स्वर में बुदबुदाए, भानगढ़ अपनी राह चुन चुका है। उनके बाद से वे लोगों को एक ही बात कहते रहे, किले में सीमा से अधिक इच्छा मत भरना। वहाँ की धरती शांति मांगती है। शांति का शब्द वे ऐसे कहते जैसे वह कोई जीवित सत्ता हो। उनके स्वर में आग्रह नहीं, बल्कि प्रतीक्षा होती थी। वे जानते थे कि समय ही अंततः सुनता है, मनुष्य केवल चलता है। कभी कभी पूर्णिमा की रात में अजीब दृश्य दिखता। झोपड़ी से उठती धूप
कि पतली लकीर सीधे आकाश में चली जाती। ग्रामीण कहते बाबा अपने देवता से संवाद कर रहे हैं। दूर से देखने पर लगता हवा में पूरे भानगढ़ की गंध समा गई हो। उस रात नगर के भीतर भी वातावरण अलग होता। वीणा का स्वर धीमा हो जाता, पक्षी कम बोलते और किले की दीवारें मानो किसी प्रतीक्षा में डूब जाती। मौन और निर्देश के बीच जो लोग उनसे बात करते वे लौटकर कहते कि उनकी आंखों में अजीब सी थकान है, जैसे उन्होंने किसी आने वाले घटना को पहले ही देख लिया हो। वास्तव में उन्होंने देखा भी था। पहाड़ियों पर बदलती छाया, हवा की दिशा, मंदिरों के दीपों की लौ और रात्रि के पक्षियों का मौन, इन सब का अर्थ उनके लिए संकेत बन चुका था। वे समझते थे कि भानगढ़ अब उतना शांत नहीं रहा जितना दिखता है। एक दोपहर जब हवा में धूल गहरी थी और पेड़ों की पत्तियां ध्वनि रहित हिल रही थीं, तब उन्होंने अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे एक युवक से कहा, जब धरती के भीतर अधिक शोर हो जाए तो ऊपर की शांति टिकती नहीं। जाइए, नगर को सावधान कर दीजिए। युवक ने आश्चर्य से पूछा, किससे सावधान बाबा? लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। वे बस अपनी आंखें बंद कर माला फेरने लगे। युवक उठकर चला गया, पर उसके मन में वह वाक्य बहुत देर तक गूंजता रहा। भानगढ़ ने कभी भी यह नहीं जाना कि बाबा की चेतावनियां किसी भय से नहीं, बल्कि करुणा से उपजी थी। उन्हें केवल यह प्रतीति थी कि नगर के वैभव के पीछे धीरे धीरे असंतुलन जन्म ले रहा है। वे चाहते थे कि लोग उसकी आभा में डूबकर अपने भीतर की शांति ना भूलें। एक सर्द रात को जब पहाड़ियों पर कुहासा फैल गया था और झील का पानी धुंध से ढक गया था, बाबा अपनी झोपड़ी के बाहर छोटी आग जलाए बैठे थे। कुछ ग्रामवासी भी वहां आए। उन्होंने पूछा, बाबा क्या आप छोड़ देंगे भानगढ़ को? उन्होंने बिना सिर उठाए कहा, भानगढ़ मुझे छोड़ देगा। जब धरती अपनी आत्मा को बुलाती है मैं जाऊंगा। मेरी आवश्यकता तब समाप्त हो जाएगी जो रह जाएगा। वह धूप की गंध होगी, वह गंध सब कुछ कहेगी। यह कहकर उन्होंने लकड़ी के टुकड़े आग में डाले और बहुत देर तक लौ को देखे जाते रहे। उस बार उनकी आंखों में चमक नहीं, एक गहरा प्रकाश था, स्थिर पर अपार। समय बीतने लगा। नगर में कुछ परिवर्तन आए। बाजारों में पुराने लोग कम दिखने लगे, मैली में भीड़ घटने लगी और मंदिर की घंटियां पहले जैसी मधुर नहीं रहीं। किंतु किसी को कुछ समझ न आया। केवल बाबा की झोपड़ी में धूप जलती रही। उस सुगंध ने उनकी अनुपस्थिति में भी अनेक बातों को जीवित रखा। गांव वाले कहते थे कि जब कभी भानगढ़ पर आकाश गहराता है तब वह गंध अचानक तेज हो उठती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति नगर को सांत्वना दे रही हो। कहते हैं जिस दिन बाबा अंतर्ध्यान हुए उस दिन हवा एकदम शांत हो गई थी। किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी, केवल बरगद के ऊपर उड़ते पंछियों का झुंड नीचे उतर आया था और झोपड़ी के भीतर से धूप की लहर अब भी धीमी गति से फैल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने स्वयं को उस सुगंध में विलीन कर लिया हो। तब से हर सांझ जब हवा चलती है तो भानगढ़ के पास से गुजरने वाले यात्री हल्की सी महक महसूस करते हैं। चंदन और राख की मिली जुली गंध जो थमी नहीं है, बस हर क्षितिज पर बहती जा रही है। भानगढ़ के लोग अब भी उस सुगंध को पहचानते हैं। किसी नए आगंतुक को अगर वह गंध छू जाए तो कोई विद धीरे से कहता है, यह बाबा हरिदास की चेतावनी है कि शांति को भंग मत करो। फिर सब चुप हो जाते हैं, जैसे हवा भी स्वयं उस नाम से डरती हो। नगर भले ही खंडहर बन गया हो, पर धूप की वह गंध अब भी जीवित है। हर पत्थर, हर हवा, हर मौन के भीतर एक धीमी प्रार्थना बनकर राजमहल के ऊंचे प्रांगणों से जब रेशमी पताकाएं हवा में लहराईं, तब पूरा भानगढ़ जगमगा उठा। सूर्य पश्चिम की पहाड़ी के पार डूब चुका था और नगर पर उतरती संध्या की नीली आभा में हजारों दीपों की लौ एक साथ जल उठी। गलियां पीतवर्ण प्रकाश से स्नान करती प्रतीत हुईं, जैसे किसी अलौकिक हाथ ने धरती पर स्वयं उजाला बिखेर दिया हो। हर घर के चौबारे पर मिट्टी के दीपक नरम लपटों में झिलमिला रहे थे और उनके पीछे बैठी स्त्रियां मन भरकर बाती में घी डाल रही थीं, ताकि प्रकाश थमे नहीं, थके नहीं। हवा में
केसर और चंदन की मिलीजुली गंध बह रही थी। ऐसी सुगंध जो सांसों में घुलकर भानगढ़ को भी चौराहे बना दे। जब ढोल की मध्यम ताल बजी तो बच्चों की हंसी उसमें मिल गई। वे दीपक की छाँव में एक दूसरे के चेहरों पर रोशनी की आकृतियां बनाते और खिलखिलाकर हंस पड़ते। कहीं कोई अपनी छत पर दीपों की कतार सजाए हुए था, तो कहीं कोई दरवाजे पर फूलों का तोरण बांध रहा था। पूरा नगर ऐसे लग रहा था जैसे सोने की परत चढ़ गई हो। ऊपर आसमान में चांद का आकार अभी पूरा नहीं हुआ था, पर उसकी रोशनी भूमि के उजाले से मिलकर एक मध्यम आभा बना रही थी। न बहुत तेज न बहुत मंद, बस इतनी कि वातावरण को कोमल बना दे। महल के भीतर रानी रत्नावती अपने कक्ष की खिड़की पर खड़ी थी। दूर तक दीपों का प्रकाश झील के जल पर परावर्तित हो रहा था। जल की सतह सुनहरी हो चली थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उस पर सोने की महीन रेखाएं खींच गया हो। रानी ने अपने हाथों से पुष्पों की टोकरी उठाई और राजपथ पर खड़े सैनिकों को संकेत दिया। शंख बजा और क्षण भर में फूलों की वर्षा होने लगी। गुलाब की पंखुड़ियाँ आकाश से गिरती, फिर दीपों पर ठहरकर उनकी लौ में हल्का कंपन भर देती। कुछ पंखुड़ियाँ जल के पास उतरती और लहरों में डूलती हुई धीरे धीरे बह जाती। हवा ने उस पल को सहेज लिया था, जैसे वक्त स्वयं ठहर गया हो। गले में मोतियों की माला डाली रानी धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरती। उनके पैरों की पायल की कोमल ध्वनि भी दीपोत्सव का हिस्सा लगती। प्रिय दासियाँ उनके पीछे चली, हाथों में चंदन और केसर की कटोरियाँ थामे। रानी ने चबूतरे के पास जाकर भूमि पर केसर से एक वृत्त खींचा और उसके भीतर एक दीप रखा। लौ जलाते समय उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, जो पूरी रात की गवाही बनी रह गई। उनकी दृष्टि ऊपर उठी। आकाश में बादल पारदर्शी थे, पर उनमें कोई अनजाना रंग छलकता था। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति ने उस दिन अत्यधिक सौंदर्य ओढ़ लिया हो, पर भीतर कुछ छिपा रखा हो। महल के बाहर बाजारों में लोगों की भीड़ थी। मिठाई की दुकानों पर कतारें लगी थीं। धूप की गंध के साथ गुड़ की मिठास मिलकर हवा को स्वादिष्ट बना रही थी। बीन की ध्वनि, ढोलक की थाप और बांसुरी की गूंज एक साथ मिलकर एक उत्सव की लय बना रही थी। हाथों में थाली लिए कन्याएं नाच रही थी। उनकी चूड़ियों की झंकार और दीपक की लपटें एक ताल में थिरक रही थी। वृद्ध लोग चौक की चौपाल पर बैठे पुरानी कहानियां दोहरा रहे थे और बच्चे दीपों के धब्बे पकड़ने का खेल खेल रहे थे। हर कोई मानो किसी अदृश्य आनंद में डूबा था। फिर भी इस हंसी और प्रकाश के बीच कुछ ऐसा था जो शब्दों से परे था। हवा का एक झोंका आया और सारे दीपक एक साथ झिलमिलाए, जैसे किसी क्षणिक भय ने उन्हें छुआ हो। दूर पहाड़ियों की चोटी पर एक घना बादल ठहरा था। उसके चारों ओर बिजली की बहुत मृदु चमक बार बार होती और फिर बुझ जाती। किसी ने ध्यान दिया नहीं, क्योंकि नीचे संगीत बह रहा था और दीपों की आभा हर छाया को निगल रही थी। पर साधु हरिदास, जो किले से दूर अपनी झोपड़ी में ध्यान लगाए बैठे थे, उन्होंने पल भर को अपने नेत्र खोले। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कुछ अनकहे शब्द दोहराए। रात गहराने लगी थी। महल के ऊपर उड़ते पक्षी अब लौट चुके थे। केवल झील के पास मेंढकों की ध्वनि रह रहकर उठती। रानी अपने कक्ष में लौटी और खिड़की पर खड़ी होकर नगर निहारा। दीप अब शांत प्रकाश में स्थिर हो गए थे। घरों के भीतर से बर्तनों की आवाज़ें, हंसी की लहरियाँ और दूर से आती ढोल की थाप सब धुंधली हो चुकी थीं। उन्होंने अपने माथे से चंदन का एक बिंदु मिटाया और लंबी सांस ली। हल्की ठंडक हवा में उतर आई थी। उन्होंने सोचा, कितना सुंदर है सब कुछ, जैसे यह नगर किसी देवता के स्वप्न में बना हो। दूर पहाड़ियों के पार अब काला कुहासा उतरने लगा था, पर कोई भय नहीं था। नगरवासी अपने घरों में लौट आए थे। बच्चे दीपों की रोशनी में थक कर सो गए। बुजुर्ग आंगन में बैठकर दिए की लो देखते रहे और युवतियां गीत गाती हुई माँ के पास जा बैठी। उस रात भानगढ़ जैसे स्वयं किसी लोरी में डूब गया था। ऊपर आसमान नील नीला, गलियों में पीली चमक, वृक्षों की डालों पर झिलमिल प्रकाश और हवा में घुली स्थिरता। लेकिन उसी स्थिरता के बीच एक अजीब सी चुप्पी भी थी,
जितना ध्यान से सुनो उतना अधूरा कुछ महसूस होता, जैसे किसी ने कोई वाद्य बजाना शुरू किया और फिर अधूरा छोड़ दिया। मध्यम बादलों के पीछे चांद कुछ देर छिपा रहा, फिर निकला, पर अब उसकी रोशनी सफ़ेद नहीं, नीली सी थी। उस नीलेपन में आकाश नीचे झुकता सा लगा। साधु की झोपड़ी के पास दीपकों की कतार बुझने लगी थी। केवल एक दीप जल रहा था, जो हवा के दबाव से बार बार कांपता और फिर संभल जाता। झोपड़ी के भीतर से धूप की हल्की गंध अब भी बह रही थी, वही गंध जो हरिदास के मौन की गवाही देती थी। उन्होंने अपने कमंडल से जल की बूंदें उठाकर दीप के पास छिड़कीं और एक वाक्य फुसफुसाया, प्रकाश सदा शांति में ही सुशोभित होता है। उनकी दृष्टि किले की दिशा में उठी, जहां ऊंचाई पर महल की दीवारें झिलमिला रही हैं। रात की तीसरी पहर जब शुरू हुई, तब हवा में ठंड और निस्तब्धता दोनों गहरे हो गए। किसी भी दीप की लौ अब झिलमिला नहीं रही थी, वे स्थिर थीं, जैसे किसी ने उन्हें पत्थर बना दिया हो। झील के ऊपर उठती हल्की धुंध में दीपों की झलक धुंधली रेखाओं में बदल गई थी। शहर के ऊपर फैले बादल अब बहुत नीचे आ गए थे और उनका रंग गहरा नीला था, वह सुंदर प्रकाश जो अभी तक सबको सुख दे रहा था, अब किसी रहस्यमयी परत में ढल गया था। रानी रत्नावती ने खिड़की से दूर आसमान देखा। उनके चेहरे पर हल्की थकान थी, पर आंखों में शांति। उन्होंने दीपक बुझाया और पलटकर भीतर चली गईं। दासियों ने पीछे से झरोका बंद कर दिया। बाहर आकाश में पहली बार एक विचित्र चिन्ह जैसा आकार बना, जो कुछ ही क्षण में धुंधला होकर मिट गया। उस घड़ी में हवा बिल्कुल थम गई। धीरे धीरे पूरी रात बीत गई। किला, झील, घाटियाँ सब उसी प्रकाश की झिलमिलाहट में डूबे रहे। कोई अप्रिय बात नहीं हुई, कोई शोर नहीं उठा। केवल यह हुआ कि जब भोर की पहली किरण भूमि पर पड़ी, तब दीपकों की अधजली बातियाँ अब भी धधक रही थीं। हवा में केसर की सुगंध खुली रही और झील की सतह पर तैरते पुष्प अब भी गुलाबी चमक दे रही थी। नगर के लोगों ने जब आंखें खोली तो सब वैसा ही था जैसा वे छोड़कर सोए थे। मध्यम पर उज्ज्वल वे मुस्कुराए, एक दूसरे को देखा और कहा, हमारा नगर सदा ऐसे ही रहेगा। किसी ने उस किंचित नीलेपन को नहीं देखा जो अब भी आकाश के एक कोने में ठहरा था, इतना कोमल कि उसे केवल हवा ही महसूस कर सकती थी। और उस दिन के बाद जब भी भानगढ़ में दीपों का उत्सव मनाया गया, लोग कहते, उस रात की गंध अब भी वही है। शायद वह केसर की नहीं, भविष्य की थी, जो दीपक की लौ में ठहरकर नगर के भाग्य को धीरे धीरे आकार दे रही थी। सूर्य की पहली किरण जब अरावली की चोटियों से उतरकर भानगढ़ के पत्थरों पर बिखरी, तो धरती पर कोई हरकत नहीं हुई। प्रकाश पतला था, जैसे किसी थके हुए दीपक की लौदिन में बदलकर उतर आई हो। महल की दीवारों पर जमा धूल उस रोशनी में झिलमिलाई, पर उसके भीतर कोई जीवंतता नहीं थी। झील का पानी बिल्कुल स्थिर था, इतना शांत कि आकाश का प्रतिबिंब वहाँ पूर्णतः ठहरा हुआ दिखाई देता था। किसी पक्षी ने पुकार नहीं लगाई, किसी पत्ते ने हवा में हलचल नहीं की। ऐसा लगा जैसे पूरा नगर एक ही पल में सांस रोककर खड़ा हो गया हो। रात का उत्सव जो दीपों की मृदु उजास में नहाया हुआ था, अब केवल स्मृतियों की राख बन गया था। लोगों ने सुबह आंखें खोली तो पहले कुछ क्षणों में उन्हें सब सामान्य लगा, लेकिन जब उन्होंने आंगनों में कदम रखा तो हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस हुआ। फूल मुरझाए नहीं थे, पर उनकी गंध गुम थी। कुओं के पास से गुजरते हुए पानी की लहरों की पारंपरिक आवाज़ अब नहीं आती थी। बच्चे जो रोज़ सवेरे गलियों में हंसी की बुलबुलें बनाकर दौड़ते थे, आज अपने घरों के बरामदों में चुपचाप बैठे थे। किसी ने बात की कोशिश की, मगर शब्द जैसे अधर में अटक गए। मंदिर के प्रांगण में जब पुजारी पहुंचे तो वहां दीपकों की बत्तियां बुझ चुकी थीं। शंख न बजा, घंटियां न झनकी, केवल हवा चल रही थी और वह हवा किसी प्रार्थना जैसी धीमी गूंज में बदलती जा रही थी। पुजारी ने अपने हाथ जोड़े, पर उनके होठों से कोई मंत्र न निकला। मंदिर की दीवारें जैसे खुद मौन में डूबी थीं। वे धीरे से सीढ़ियों पर बैठ गए और झड़ते पत्तों को देखता रहा। हर पत्ता
जब गिरता उसकी आवाज़ कुछ पल के लिए सुनाई देती और फिर मिट जाती। यह मौन केवल शांति का नहीं था, यह किसी गहरे विक्षोभ की प्रतिध्वनि थी, निर्जीव और स्पर्शीय। लोगों ने देखा, बाजार का ढोल जो रोज सुबह बजता था आज खामोश पड़ा है। दुकानों के दरवाजे खुले तो थे पर भीतर कोई नहीं आया। एक वृद्ध ने अपनी खबरेल की छांव में बैठे कहा, अजीब दिन है, हवा भी सुनाई नहीं देती। पास बैठी औरत ने सिर झुकाए कहा, कुछ है जो बदल गया है, लगता है धरती थक गई है। इन दोनों के बीच शब्दों की दूरी अब किसी कगार की तरह हो गई थी, जिसे पार करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। दोपहर हुई, लेकिन सूरज की गर्मी कचूटने वाली नहीं थी, बस उन्नीती सी। धूप दीवारों पर लेटी लगती और हवा के झोंके जब आते भी तो वे धूल उड़ाने की बजाय केवल छूकर निकल जाते। कहीं कोई गाय नहीं रंभाई, ना खेतों से बैलों की रंभाहट की लहर आई। खेत वैसे ही पड़े रहे, अधकटते पौधे जिनके आसपास कोई नहीं गया। गांव के बच्चे अपने घरों से बाहर निकलने को बोलने लगे, पर माओं ने सिर हिलाकर उन्हें रोक लिया। उन्हें भी नहीं पता क्यों, पर लगा कि बाहर अब पहले जैसा नहीं रहा। शाम तक नगर की कुछ झोपड़ियों से धुआं उठने लगा। लोग थोड़े थोड़े अपने घरों को समेटने लगे। किसी ने मिट्टी में हाथ डालकर दीपक गाड़ा और कहा, यह उजाला अब सुरक्षित नहीं। किसी और ने नदी के घाट तक पहुंचकर जल को छुआ और कहा, यह ठंडा क्यों लगता है। आवाज़ें धीमी थीं, लेकिन डर उनमें नहीं था, बस एक धीमी स्वीकृति थी। रानी रत्नावती ने उस दिन महल की सीढ़ियों से नीचे देखा। उनका चेहरा शांत था, पर दृष्टि भारी। उन्होंने देखा, हवा में धूल कम उठती है और लोग दूर जाते समय पीछे मुड़कर तक नहीं देखते। महल के भीतर लौटाकर वे अपने कक्ष में गईं और वीणा को हाथ लगाया। एक तार टूटा हुआ था और जब उन्होंने उसे छेड़ा तो उससे जो स्वर निकला वह संगीत नहीं, एक सिसकी थी। उन्होंने वीणा को झरोखे के पास रख दिया और खिड़की खोल दी। बाहर हवा का एक झोंका आया, उसने उनका आंचल हिलाया और फिर सब स्थिर हो गया। रात उतरते ही मौन और घना हो गया। दीपक अब कोई नहीं जलाता था। मंदिर के पास बैठे साधु के आसन पर केवल राख थी, लौ बुझ चुकी थी। पक्षियों ने अपने बसेरे जल्दी ले लिए थे। ऐसे आकाश भी अब बोझिल हो गया हो। भानगढ़ की झील अब अंधेरे में कांच की तरह दिखाई देती थी, पारदर्शी पर ठंडी। उसकी सतह पर कोई लहर नहीं, केवल चांद का धुंधला आकार। कुछ दिनों में लोगों ने गांव छोड़ना शुरू किया। फिर किसान किसी ने किसी से कुछ कहा नहीं, बस सुबह उठे, अपनी थैलियां बांधी और मौन में निकल गए। गलियां खाली होती गईं। जिन घरों में कभी बच्चों की आवाज़ें थीं, वहाँ अब हवा की गूंज आई। किसी के दरवाजे से झूला टंगा रह गया, किसी के आंगन में अधजरा दीप पड़ा रह गया। भानगढ़ धीरे धीरे केवल स्मृति बनता जा रहा था। समय बीतता गया, मौसम बदले पर नगर की स्थिति नहीं बदली। बरसात में भी जब बादल झीलों को छूते तो भी कोई स्पंदन नहीं होता। पानी गिरकर बह जाता, पर मिट्टी में कोई गंध न उठती। वृक्षों पर हरियाली तो लौटती, किंतु वह चमक नहीं आती जो जीवन का संकेत देती है। मंदिरों की छतों पर उगाई काय के नीचे अब कोई दीप नहीं जलता। घंटियों की जगह वहाँ हवा की मृदुल कंपन सुनाई देती है, जो किसी दूर लोरी जैसी भा जाती है। पत्थर के घाटों पर बैठती और घिरी हुई निस्तब्धता में दूर देखती। उन्हें नहीं पता था कि यह मौन कैसे उतर गया। कोई युद्ध नहीं हुआ था, कोई विपत्ति नहीं आई थी, फिर भी कुछ टूटा था किसी अदृश्य जगह से, जिसे पकड़ना संभव नहीं था। उन्होंने बोलना कम किया, संगीत छूना कम किया। एक दिन उन्होंने महल के सबसे ऊंचे कक्ष का द्वार बंद किया और वीणा को वहां रख दिया। कहा गया, उसके बाद किसी ने उन्हें नहीं देखा। भानगढ़ अब नींद में डूब गया। जिन गलियों से कभी दीपों की उजास बहती थी, वहां अब तारों की छाया उतरती। दीवारों पर लताओं ने परिधान बदल लिए, हरे, भूरे, सुनहरे। झील में कमल खिलते तो भी उनकी पंखुड़ियां आधी खुलती, मानो वे भी इस मौन से प्रभावित हों। जो राहगीर कभी भूल से उस प्रदेश में आता, उसे लगता जैसे चारों दिशाएं सुन रही हैं, पर कोई उत्तर नहीं देती। उसकी अपनी सांस की आवाज़ इतनी स्पष्ट होती कि वह रुक जाता और
फिर धीरे से पीछे लौटने लगता। वर्ष बीत गए, हवाएं उस जगह से गुजरी, धूल जमती और हटती रही। मौसमों का चक्र चलता रहा, पर भानगढ़ वैसा ही रहा, अपने रहस्य में लिपटा, अपने भीतर डूबा। अब कोई यह याद नहीं कर पाता कि वह मौन कब उतरा था। पर सब कहते कि जब भी शाम के समय हवा में गंध बदलती है, वहाँ से एक धीमी ध्वनि उठती है, जैसे कोई लोरी अपने आखिरी शब्द दोहरा रही हो। वह लोरी जो कभी जीवन को सुलाने के लिए गाई गई थी, अब पूरे नगर को अपनी नींद में सुला चुकी थी। मंद हवा घाटी से होकर निकली तो किले की दीवारों पर चढ़ी बेलें हल्के से हिल उठी। बरगद की फैली शाखाओं से ऊपर तक पहुंच चुकी लताएं अब उन पत्थरों के बीच अपना घर बना चुकी थीं, जो कभी रोशनी और गीतों का आसरा रखते थे। दीवारों की दरारों से झांकती जड़ों ने भूले गए गलियारों को ढक लिया था। कोई कहता समय पेड़ का रूप धरकर लौट आया है। धीरे, मौन और विराट, वह जब अपनी पत्तियों को सरसराता तो हवा में एक विचित्र सी लय उठती, जो कहीं से आती नहीं लगती, बल्कि उन्हीं पत्थरों के भीतर से जन्म लेती प्रतीत होती। किले के पास से गुजरने वाला हर व्यक्ति पहले उस सरसराहट को सुनता और ठिठक जाता। उसमें भय नहीं होता, बस एक हल्की जिज्ञासा और एक गहरी करुणा, जैसे किसी संसार का शेष स्वर अब भी इन पेड़ों में जीवित हो। जिन दीवारों पर कभी तोरण बांधे जाते थे, उन्हीं दीवारों से अब अमलतास के फूल झड़ते। सुनहरी पंखुड़ियाँ जब भूमि पर गिरती तो उनका स्पर्श मिट्टी को महका देता। हवा जब उन्हें उठाकर बहाती तो लगता जैसे कोई अनसुनी लोरी फिर से गाई जा रही हो, वही जो कभी महल की रानियां बच्चों को सुलाने के लिए गुनगुनाती थी। शाम को जब सूर्य ढलता तो जंगल का रंग बदलने लगता। तांबे और धूसर की मिलीजुली आभा में पेड़ किसी मौन सभा में खड़े रहते। कुछ दूर बचे हुए कुएं के पास नीम और खेजड़ी की कतारें थी। वे इतने पुराने हो चुके थे कि उनकी छाल समय की लकीरों जैसी दिखती थी। जब हवा गुजरती तो उनकी डालियां आपस में टकराती और एक गूंज सी उठती, धीमी, गहरी और अतीत सुगंधी। इस ध्वनि में कोई व्याकुलता नहीं थी, केवल स्मरण का विस्तार था। जैसे पेड़ भी अपना शोक नहीं कहते, बस यादों को हवा में छोड़ देते हैं। किले के आंगन में बरगद की विशाल जड़ें अब फर्श के पत्थरों को तोड़कर फैल चुकी थीं। उसके तनों में काई की हरी परत और बारीक जड़ों के भीतर अंधेरे की नमी थी। दिन में जब सूरज उन पर पड़ता तो उनका रंग गहरा ताम्र होता, लेकिन रात में जब चांद निकलता तो वे रूप बदल लेते, चांदी सी धुंधली, स्थिर और किसी श्रद्धा में झुकी हुई। ऐसा लगता जैसे वृक्ष इन दीवारों की रक्षा करते हुए झुके हों, उन्हें ढक रहे हों, अपनी थकान से, अपनी श्वास से। कभी कभी जब हवा की रफ्तार बढ़ती तो पूरे परिसर में एक अलग प्रकार की संगीतयुक्त आवाज़ फैल जाती। पत्तियों के बीच से गुजरती हवा किसी वादे के समान लहराती। कोई कहीं से कहता, सुनो, यह वही वीणा का स्वर है जो किसी युग पहले रत्नावती की उंगलियों से निकला था। कभी लगता पेड़ ही उसे दोहरा रहे हैं, धीरे धीरे, ताकि भानगढ़ अपने सपनों को भूले नहीं। जब किसी पत्ती की कगार दीवार से टकराती हैं तो इतनी हल्की ध्वनि निकलती कि मानो वह शांति कह रही हो। घाटी के किनारों पर अब झाड़ियाँ हैं जिनमें छोटे पक्षी बसेरा करते हैं। वे दिन में बाहर उड़ जाते, पर सांझ होते होते लौट आते। कुछ देर वे दीवारों या शाखाओं पर ठहरते, जैसे उन्हें यहाँ की निस्तब्धता सुननी हो। फिर बिना कुछ बोले उड़ जाते। उनके पंखों से उठती हवा कुछ पल के लिए पत्तों के बीच हलचल भर देती, लेकिन फिर सब शांत हो जाता। लगता था जैसे वे भी इस धरती की थकान से परिचित है। यहाँ आना उन्हें किसी याद से जोड़ता है, पर अधिक देर रहना शायद उन्हें बोझ दे देता है। झील की सतह अब सिकुड़ चुकी थी, पर उसके चारों ओर उगे पौधों में जीवन था। उनमें से भी कुछ बेलें चुपचाप दीवारों की ओर बढ़ाई थीं। उनका फैलाव इतना कोमल था कि वे पत्थर को छूते हुए भी उसे आहत नहीं करती। जब उनमें फूल आते तो रात की चंद्रिमा उन्हें उजली रेशमी परत में ढक देती। हवा बहती और फूलों की हल्की सुगंध हवा में पिघल जाती। लगता जैसे वह सुगंध किसी अनकहे संवाद की भांति दीवारों से बातें करती है। पूरा किला अब हर सुबह और संध्या में गहरे विराम का पात्र था। जहाँ कभी ढोल बजते थे
वहाँ अब गिरते पत्तों की आवाज़ आई। धूल का एक लहराता कण जब हवा में उठता तो उसके साथ मिट्टी के भीतर से किसी पुराने घोड़े के कदमों की गूंज भी आती। वह हवा गुजर जाती, लेकिन गूंज कुछ देर तक रह जाती। यही भानगढ़ की सांस थी, सुनाई नहीं देती, बस महसूस होती। पूर्णिमा की रातों में यह मौन सबसे सुंदर होता। आकाश में जब चांद पूरा होता तो उसकी चांदी दीवारों पर ऐसे उतरती जैसे किसी ने पत्थरों पर रेशमी आवरण बिछा दिया हो। बरगद की परछाई झील तक फैली होती और हवा में ऐसे झिलमिलाहट उठती कि लगता यह कोई दृश्य नहीं, कोई स्मृति की परत है जो समय के ऊपर रख दी गई है। उस उजाले में पत्थर ठंडे नहीं लगते, उनमें एक कोमलता होती जैसे किसी ने उन्हें अपने स्पर्श से मुलायम कर दिया हो। कभी कभी तो लगता यह दीवारें पत्थर नहीं, कोई स्वप्न है जो प्रकट होकर फिर अंधेरे में खो जाते हैं। धीरे धीरे पौधों ने किले के भीतर का रास्ता ढक लिया। सीढ़ियों पर घास उगाई जिनसे होकर जल की नमी टपकती। हर बारिश के बाद वहाँ से मिट्टी की महक उठती, भीगी, जीवित और गहरी। लेकिन जैसे ही बादल छटते वही महक फिर स्थिर हो जाती। भानगढ़ अब अपनी सांसों में जड़ और जीवन दोनों संजोए था। कोई कहता वह अब भी सुनता है, वह अब भी देखता है, पर बोलता नहीं। शायद वृक्ष ही उसके शब्द हैं और हवा उसकी आवाज़ तो उसे पत्तों के बीच से आती बहुत पतली सरसराहट सुनाई देती। वह आवाज़ दिशाहीन होती पर अर्थपूर्ण। यह किसी भय की नहीं बल्कि स्मृति की फुसफुसाहट थी। जैसे कोई कह रहा हो सब कुछ था, सब कुछ है, बस नाम बदल गए हैं। मगर अपनी चाल धीमी कर देता है। लगता है वह भी सुन रहा है। चांदनी में जब फूल झड़ते तो उनकी परछाइयाँ दीवारों पर आकृतियाँ बनाती। कभी किसी रानी का चेहरा, कभी किसी दीपक का आकार, जिन्हें देखने वाला समझता कि यह उसकी कल्पना है। पर कभी कभी हवा भी उन आकृतियों को छूती और उनकी परतें सचमुच हिलती। भूमिगत मौन में सब कुछ जीवित था, पर वह जीवन अब आकारहीन हो गया था। कभी झील के किनारे कोई पत्थर पर बैठ जाए तो उसे लगे जैसे पेड़ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, बहुत भीतर से। वह भाषा कोई नहीं समझता, पर उसका असर सहज ही आत्मा तक पहुंचता है। उस सरसराहट में कोई रहस्य नहीं होता, सिर्फ अपनापन होता है। जैसे ये वृक्ष उस नगर के अंतिम रक्षक हों, जो उसकी कहानी को हवा में बनाए रखते हैं। जिन दीवारों को अब कोई देखभाल नहीं मिली, उन्हें उन्हीं बेलों ने अपने आलिंगन में ढक लिया, मानो वे कह रही हो अब हम तुम्हारे साथ हैं। भानगढ़। समय बीतता रहा, पीढ़ियां बदलीं, मार्गों ने रूप बदला, पर हर बार जब कोई यात्री उस दिशा से गुजरता तो वह रुककर उस सरसराहट को सुनता। अक्सर उसे लगता यह वही पुराना गीत है, बहुत धीमा, बहुत मधुर, जो कभी इस नगर ने स्वयं गाया था। जब यहाँ दीप जलते थे और जीवन अपनी पूर्ण चमक में था, वह गीत अब हवा के रूप में फैला है और वृक्ष उसकी पंक्तियां दोहराते हैं। इस प्रकार भानगढ़ आज भी फुसफुसाता है। हर पत्ती जब हिलती है, हर तना जब कांपता है, तो लगता है जैसे वह कह रहा हो, मैं जानता हूँ यहाँ क्या बीता। वह सब कुछ कहकर भी मौन रहता है, क्योंकि शायद यही उसका धर्म है कि जो बीत गया है उसे शब्द नहीं, श्वास याद रखे, और इस श्वास की गहराई में जो सुन सकता है वही समझ पाता है कि इस भूमि का मौन भी गाता है। बहुत धीरे, बहुत स्नेह से। ढलती दोपहर की सुनहरी धूप अरावली की पहाड़ियों से फिसलकर नीचे उतर रही थी। हवा में सूखी घास की गंध थी, जिसमें दूर कहीं से आती मिट्टी की दरमाहट घुली हुई थी। उसी ढलान वाले रास्ते पर एक व्यक्ति धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था और कपड़ों पर सफ़र की थकान साफ झलकती थी। यह वही यात्री था जो अपने भीतर शांति खोजने निकल पड़ा था, कहीं ऐसे स्थान की तलाश में जहाँ जीवन का शोर समाप्त होकर मौन में घुल जाए। रास्ता मुड़ता तोड़ता एक पुराने पत्थर के फाटक की ओर जा रहा था, भानगढ़ के प्राचीन किले की ओर। जगह पर पहुंचते ही उसने रुककर सांस ली। सामने फैले पत्थरों का यह संसार एकदम शांत था। कुछ टूटी दीवारें, कुछ झुके हुए मेहराब और लताओं से ढकी पुरानी सीढ़ियाँ। हवा इतनी स्थिर थी कि उस पर कदम रखने से भी आवाज़ होती मालूम पड़ती। यात्री ने झोला उतरकर पास रख दिया और पत्थर पर बैठ गया।
उसे लगा जैसे इस मौन का कोई भार उसके भीतर भी उतर आया है, हल्का लेकिन गहरा। यहाँ न कोई पुकार थी, न कोई आहट, बस हवा थी, धीरे धीरे दीवारों को छूती और वापसी में एक अदृश्य गीत लेकर लौट आती। उसने चारों ओर देखा। हर दीवार पर बेलों ने अपनी उंगलियां फैला रखी थीं, जैसे किसी ने पत्थरों को ढक लिया हो ताकि उन्हें धूप की चोट ना लगे। कहीं कहीं से झांकते गुलाबी फूल सूर्य की किरणों में चुपचाप झलमिला रहे थे। किले के भीतर की बचे अवशेषों पर सूर्य ऐसे गिर रहा था जैसे कोई चित्रकार अपनी अंतिम रचना पर हल्का ब्रश फेर रहा हो। हवा के झोंके में टूटे खंभे की छाया थरथराती और फिर स्थिर हो जाती। यात्री ने अपनी हथेलियां उन दरारों पर रखीं। पत्थर ठंडे थे, लेकिन उनमें एक स्पंदन महसूस हो रहा था, जैसे वे अब भी किसी भूले हुए संवाद को सुन रहे हों। किले के प्रवेश द्वार के पास कुछ झाड़ियां थीं, जिनमें कुछ पक्षी बैठे थे। जब वह पास पहुंचा तो वे उड़ गए, धीमे, बिना घबराहट के, जैसे उन्हें मालूम हो कि यह जगह अब मनुष्यों की जगह नहीं रही। हवा ने उनकी पंखों से उठी धूल को धीरे से फैलाया और वह रोशनी में नाचती रही। यात्री ने देखा कि जहाँ जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही थीं, वहाँ एक ठंडी छाया फैली थी, पर उस छाया में कोई भय नहीं था। वह बस थकी हुई थी, जैसे लंबी यात्रा से लौटकर किसी ने विश्राम लिया हो। वह भीतर की ओर चला। गलियारों में धूप छिद्रों से उतरती और फर्श पर सुनहरे धब्बे बनाती। एक जगह उसे लगा कि उसने वीणा की बहुत हल्की आवाज़ सुनी, इतनी मंद कि शायद यह भ्रम हो। लेकिन वह रुका नहीं। उसने वीरा हो सोचा। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ हवा भी स्मृतियों को गाती है। दीवारों पर उकेरी नक्काशियाँ अब अधूरी थीं, पर उनमें एक संतुलन था, जैसे समय ने भी उनका सम्मान किया हो। एक कोने में टूटा हुआ दीपक पड़ा था और उसके पास सूखे पत्तों का छोटा ढेर, मानो किसी ने कभी यहाँ दीप जलाया होगा, अपनी प्रार्थना पूरी करके चला गया होगा। उस दीपक के पीछे की दीवार पर काई की परत थी, लेकिन उसमें हल्की सी चमक सूर्य की दिशा में टिमटिमा रही थी। दिन ढलता गया। सूर्य की किरणें अब पत्थरों से उतरकर आकाश की दिशा में चली गईं। यात्रियों के आने जाने का कोई नाम नहीं था। वह अकेला था, पर उसे अकेलापन नहीं लगा। भानगढ़ का यह सन्नाटा जैसे उसे अपने भीतर समा रहा था। धीरे धीरे, बिना किसी आग्रह के, उसे लगा शांति को पाने के लिए शायद संवाद की नहीं, मौन की आवश्यकता होती है। उसने आंखें बंद की और हवा के स्वर को महसूस किया। वह ना पूरी तरह शांत थी, न पूरी तरह जीवित। बीच की स्थिति थी, जहाँ ध्वनि और निस्तब्धता साथ रहती हैं। थोड़ी देर बाद कुछ पक्षी लौटे। वे दीवारों के ऊपरी हिस्से पर जाकर बैठ गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, चोंच से अपने पंखों को संवारा, फिर धीरे से आवाज़ निकाली, बहुत धीमी, लगभग थरथराती। फिर वे पुनः उड़ गए, मानो किसी के सपनों में लौट रहे हों। यात्री ने उन्हें जाते देखा और मुस्कुरा दिया। उसे लगा शायद ये पक्षी इस भूमि की थकान को बांटने आए थे और अब जब सांझ उतरने वाली है, वे फिर आकाश में लौट गए हैं ताकि कोई और उनकी जगह विश्राम करे। किले के भीतर अब प्रकाश कम हो गया था। आकाश का रंग नीले और धूसर के बीच बदल रहा था। हवा में मिट्टी की गंध के साथ एक अनजानी कोमलता उतर आई थी। यात्री ने अपने झोले से रोटी का एक टुकड़ा निकाला और खाया। वह स्वाद साधारण था, पर आज उसे लगा कि वह पूरा है, जैसे यह भोजन किसी प्रसाद का अंश हो। उसने सोचा, यह भूमि अब भी आशीष दे रही है, शब्दों से नहीं पर मौन से। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, दीवारों पर चांदनी उतरने लगी। सामने का बरगदब अब पूरी तरह सफ़ेद आभा से घिर गया था और उसकी शाखाएं दीवारों पर परछाइयाँ बना रही थीं, जो झूलती हुई लगती। एकदम शांत वातावरण में वह दृश्य ऐसा था जैसे कोई स्वप्न साकार होकर ठहर गया हो। उसने अपनी चादर ओढ़ ली और पत्थर पर लेट गया। हवा के हर झोंके में उसे लगता रहा कि पेड़ कुछ कह रहे हैं, बहुत धीरे, ऐसे शब्दों में जो शब्द नहीं, बस अर्थ बनकर बहते हैं। रात गहराने लगी। दूर पहाड़ियों से किसी सियार की पुकार आई, लेकिन वह भी भानगढ़ की शांति से टकरा कर मानो ढह गई। आसपास की हवा पहले से अधिक पारदर्शी लग रही थी। हर सांस में उस यात्री को लगता था
वह किसी अदृश्य उपस्थिति में घिरा है। ऐसी उपस्थिति जो न सुख देती है न दुख, सिर्फ स्थिरता देती है। उसने आकाश की ओर देखा। चांद पूरे आकार में था और उसकी रेखाएं पत्थरों पर किसी पुरानी रचना का चित्र बना रही थी। दीवारें अब पत्थर नहीं, किसी अस्फुट सपने की परतें लग रही थी, जिन्हें कोई देखने वाला समझ तो सकता है पर छू नहीं सकता। धीरे धीरे वह आंखें मूंदे रहा पर नींद नहीं आई। हवा के भीतर अभी भी सरसराहट थी। उसे लगा जैसे हवा अपने भीतर प्रार्थना लिए बह रही है, किसी का अनकहा शोक, किसी का अधूरा आशीर्वाद। उसने मन में पूछा, क्या यह वही ध्वनि है जिसके बारे में सुना था, जो केवल उन्हें सुनाई देती है जो सुनना जानते हैं? पर कोई उत्तर नहीं मिला। बस पेड़ों की सरसराहट ने एक और नया स्वर ग्रहण किया, जो ना पूरी उदासी थी ना पूरी तसल्ली। भोर के समय जब पहली किरण किले की टूटी दीवार पर पड़ी तो वह उठ बैठा। हवा अब हल्की गर्म थी, पक्षी लौट आए थे और काई पर चमक दिखाई देने लगी थी। वह देर तक वहीं बैठा रहा, कुछ भी न करते हुए। उसे लगा, इस मौन में इतनी बातें हैं कि किसी दिन का शोर भी इन्हें डुबा नहीं सकता। शायद यही भानगढ़ का सत्य है। इसके पत्थर, पेड़ और हवा सब प्रार्थना में है, और यह प्रार्थना शब्दों से नहीं गूंजती, केवल उन आत्माओं तक पहुंचती है जो सुनना जानते हैं। कुछ देर बाद उसने झोला उठाया, एक बार पीछे मुड़कर देखा। किला अब उसी तरह खड़ा था, शांत, गंभीर और दयालु। उसने चलना शुरू किया और हवा ने उसके पीछे से एक हल्का झोंका भेजा, जैसे किसी ने उसे स्मरण में रखा हो। रास्ते से जाते हुए उसने महसूस किया कि उसकी चाल बहुत धीमी हो गई है। शायद उस मौन ने उसे भी अपने भीतर थोड़ा सा उतार लिया था। और जब वह पहाड़ी की आखिरी मोड़ पर पहुंचा, तब पीछे से आती हवा में वह हल्की सरसराहट अब भी सुनाई दे रही थी, जैसे विदा का कोई स्वर जो शब्दों में नहीं, अनुभूति में कहा जाता है। पूर्णिमा की रात जैसे धरती पर किसी अनकहे सौंदर्य का स्पर्श करने उतर आई हो। उसका उजाला इतना निर्मल था कि उसमें किसी रंग की आवश्यकता ही नहीं थी। उसके सफ़ेद प्रकाश में भानगढ़ का किला किसी स्वप्न की तरह उभर आया था, धीरे धीरे, जैसे पानी पर कोई चित्र तरंगों के साथ बहता हो। पत्थरों की दरारों में चांदनी ठहर गई थी। लताओं की नौकें उस उजाले को छूकर झिलमिला रही थी। हवा ठंडी थी, पर उसमें कोई सिहरन नहीं थी। वह केवल दिलासा देती थी, जैसे कोई किसी पुराने भाई बरगद की शाखाओं से अमलतास के फूल गिर रहे थे। वे किले के सामने के प्रांगण में पड़े पत्थर चांदनी में चमक रहे थे। हवा उन्हें हर पत्थर से किरणें टकराती, बहुत सावधानी से, फिर किसी कोमल धुन की तरह बिखर जाती। दीवारों की छाया मिश्रित होकर स्याह पूरे प्रांगण में फैल जाती। उसने भी रेशमी उजाले जैसे धरती किसी मीठे श्वास से भर का पानी शांत था। यह गंध और उसमें आकाश का उल्टा आकार मिट्टी हुआ था, बल्कि किसी ऐसी वस्तु की थी ऊपर नहीं, केवल स्मृति में रहती है जो देखी नहीं जाती। हवा जब उस पानी से गुजरती या लहर हल्की सी था, और उसके चांद का आकार यह सब कितना पूर्ण था टुकड़ों में कोई शब्द भीतर नहीं होता, जैसे कई अधूरी स्मृतियां अपने अर्थ और उसका मन समय से परे चला गया। उसने अपनी हथेलियां जमीन पर रखी। मिट्टी ठंडी थी पर जीवित। उसमें वह कंपन था जो केवल भानगढ़ के मौन में मिलता था। उसने आंखें बंद की। हवा धीरे से उसके चारों ओर घूमी, कपड़ों को छूती हुई, जैसे कोई कोमल स्पर्श दे रही हो। वह स्थिर बैठा रहा जब तक उसकी सांसें हवा की लय से जुड़ नहीं गईं। उसी क्षण उसे लगा, यह मौन खाली नहीं है, यह एक गीत है जो शब्दों से परे है। इसका सुर पत्थरों में छिपा है, इसका ताल हवा में है। इसका अर्थ शायद उन आत्माओं में जो यहाँ कभी रही होंगी। उसने मन में बिना जाने एक विचार किया, शायद भानगढ़ अपने उजाड़ रूप में भी जीवित है, जैसे कोई व्यक्ति जो बोलना छोड़ चुका हो पर उसकी उपस्थिति अब भी गाती हो। चांदनी अब किले की दीवारों से उतरकर नीचे की घास पर बिछ गई थी। वह किसी वस्त्र की तरह फैली और हवा के हर झोंके में हल्की सी हरकत लेती। यात्री ने देखा कि झील के पास कुछ फूल पानी पर बह रहे थे, जैसे समय बहता है, शांत, बिना लक्ष्य, पर अनंत जल की सतह पर पड़ते प्रकाश ने उन्हें चांदी की परछाइयों में बदल दिया और वह दृश्य एक गहन शांति में स्थिर हो गया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि इस निस्तब्धता में कोई अदृश्य उपस्थिति है, न देखती न सुनाई देती,
पर हर जगह फैली हुई पेड़ों के बीच से आती हवा में एक लोरी का स्वर घुला हुआ था। वह लोरी किसी माँ की नहीं, शायद स्वयं धरती की थी, जो अपने ही पुत्रों को सुला रही थी, जिन्होंने कभी इन दीवारों को प्रेम से बनाया था। यात्री ने मन के भीतर एक मिठास महसूस की जो किसी शब्द में नहीं थी। ऐसा लगा जैसे यह भूमि स्वयं उसे कह रही हो, अब कुछ कहने को नहीं रहा, बस सुनने को रहो। किले की ऊंचाई से जब उसने ऊपर देखा तो चांद बिल्कुल बीच में था, अचल और स्थिर। उसकी रोशनी किसी ध्यान जैसी लग रही थी, जहाँ सब कुछ भुलाया जा सके। पत्थरों ने अपनी कठोरता छोड़ी हुई थी, पेड़ों ने अपने साए समेट लिए थे, हवा ने अपनी ध्वनि को धीमा कर लिया था। पूरा संसार एक बिंदु पर सिमटता गया और उसी बिंदु पर फैलता गया। यात्री को लगा शायद यही शांति का अर्थ है, जहाँ सब कुछ एक दूसरे में घुल जाता है बिना किसी सीमा के। वह कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, उसकी आंखों में रोशनी का प्रतिबिंब उतर आया था। उसने हाथ बढ़ाकर झील से एक मुट्ठी पानी उठाया। उस जल में आकाश था, चांद था और शायद उसके भीतर की शांति भी। उसने वह जल माथे पर लगाया और वहीं ठंडक उसके भीतर उतर गई। वह ठंडक थकान नहीं दे रही थी, बल्कि स्थिरता दे रही थी। चाहे कितना भी देर तक वह वहाँ रहा हो, समय का बोध मिटता गया। घाटी के नीचे से आती हवा अब किसी प्राचीन वाद्य की तरह बज रही थी। वह न बांसुरी थी न वीणा, जैसे स्वयं भानगढ़ की आत्मा स्वर बनकर हवा में घूम रही हो। उसके कानों तक पहुंचती हर लहर मानो कहती, यह वही भूमि है जहां मौन भी सुना जा सकता है। वह मौन अब उसके भीतर था, हवा की तरह, हृदय की धड़कन की तरह। रात अब गहराने लगी थी। दूर पहाड़ियों पर चांदनी का आभास धुंधला होकर एक धुंध में बदलने लगा था, लेकिन उस धुंध में भी कोई सुकून था, जैसे चांदनी किसी थके हुए दिन की आत्मा पर चादर बनकर फैल रही हो। यात्री ने महसूस किया कि यह दृश्य किसी कहानी का नहीं, किसी प्रार्थना का हिस्सा है। यहाँ जो कुछ है वह चल रहा है, बस बहुत धीरे, जैसे कोई नदी बर्फ के नीचे बहती है। नजर नहीं आती पर बहाव नहीं रुकता। अमलतास के आखिरी फूल अब धरती पर गिरे हुए थे। उनकी पीली छाया सफ़ेद रोशनी में मिलकर हल्के सुनहरे रंग की धरती बना रही थी। यात्री उठा, कुछ कदम चला, फिर ठिठक गया। उसने मुड़कर देखा, किला पहले से भी शांत था। कोई आवाज़ नहीं, कोई हलचल नहीं। उसे लगा भानगढ़ अब केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक जीवित ध्यान है, एक सांस लेती प्रार्थना जो यहाँ आए और सच्चे मन से ठहरे। उसकी आत्मा को यह स्थान विश्राम दे देता है। उसने झोला उठाया और उसी राह पर लौटने लगा जहाँ से आया था। मिट्टी से उठती वह परिचित गंध अब भी उसके आसपास थी। वह जानता था जब वह इस घाटी से दूर भी चला जाएगा, तब भी यह सुगंध, यह शांति उसके भीतर बनी रहेगी। जब वह मोड़ पर पहुंचा तो पीछे देखा, जाने की चादर अब पूरी घाटी पर फैल चुकी थी। वह दृश्य ऐसा था कि शब्द उसमें डूब जाएं। उसमें कोई उज्ज्वलता नहीं थी, कोई चमक नहीं, केवल एक पूर्ण शांति थी। निःशब्द, निस्वार्थ और सदा के लिए केवल एक पुराना नगर नहीं था। वह एक मौन गीत था, एक अंतहीन लय जो हर आत्मा को अपने आलिंगन में ले लेती है। किसी की थकान मिटती है, किसी के प्रश्न शांत होते हैं, किसी का मन स्थिर होता है। और जब हवा बहती है तो लगता है जैसे वही गीत फिर से गाया जा रहा है, धीरे धीरे, अधिक स्पष्टता से, अधिक आत्मीयता से। उस रात वह गीत भानगढ़ में नहीं, यात्री की आत्मा में गूंजता रहा और चांदनी की चादर के नीचे सब कुछ शाश्वत हो गया। भोर की पहली रेखा जब अरावली की चोटियों पर पड़ी, तब आकाश ने धीरे धीरे अपना रंग बदला। नीली छाया के भीतर से सुनहरी आभा निकलने लगी, जैसे पृथ्वी फिर से सांस ले रही हो। हवा शांत थी और रात का मौन अब सुबह की ठंडक में घुलता जा रहा था। यात्री पत्थर पर से उठकर खड़ा हुआ। उसके कपड़ों पर ओस की महीन बूंदें थीं और पैरों के पास झील की सतह से हल्का धुआं उठ रहा था। उसने एक बार फिर चारों ओर देखा। वही किला, वही दीवारें, पर अब उनका रूप अलग था। रात की चांदनी में जो सपनापन था, वह अब धूप की हल्की गर्माहट में पिघल चुका था। एक नया रंग, एक नई स्थिरता सबके भीतर उतर आई थी। दीवारों पर जब सूर्य की किरणें पड़ीं,
तो उनका सुनहरा रंग पल पल गहराता गया। पत्थरों की दरारों में बसा नमी का कण प्रकाश से भर गया और हवा में चमेली के सूखे फूलों की महक फैल गई। पेड़ों की पत्तियां ओस से धुलकर ताज़ी लग रही थीं। मिट्टी से एक सौंधी गंध उठी जो रात्रि के मौन को सीने से लगाकर विदा कर रही थी। यात्री ने अपने चारों ओर इस दृश्य को देखा। हर वस्तु में एक प्रकार का संतुलन था, जैसे रात और दिन के बीच संघर्ष समाप्त हो चुका हो और अब दोनों का मिलन एक शांति में बदल गया हो। वह कुछ कदम आगे बढ़ा, धीरे धीरे, जैसे कहीं जल्दी न हो। रास्ते के किनारे अमलतास के फूल अब भी जमीन पर बिखरे थे, पीले और मुलायम। उसने झुककर एक फूल उठाया। उसकी पंखुड़ियां अभी भी नम थीं, वही फूल जो पिछली रात हवा ने गिराए थे। अब सूर्य की किरणों से चमकते हुए लगे। उस क्षण उसे लगा, सब बीत जाने के बावजूद कुछ भी खोया नहीं है। हर स्वर, हर गंध, हर स्पर्श किसी न किसी रूप में बना रहता है, बस उसका रूप बदल जाता है। किला अब शांत खड़ा था, पर उसके चारों तरफ की हवा में कुछ ऐसा था जो साधारण मौन नहीं था। जैसे हर पत्थर किसी गुप्त शक्ति की उपस्थिति में खड़ा हो। उसने दीवारों को आंख भर कर देखा। कुछ जगह काय के नीचे उकेरे गए चिन्ह सूरज की रोशनी में उभर आए थे। रही थी हर खंभे पर, हर टूटे मेहराब में प्रेम और विरह दोनों की छाया थी। मानो यह नगर केवल जीवन का प्रतीक नहीं था, बल्कि उस भावना का भी गवाह था जो कभी मिटती नहीं, बस रूप बदलती है। यात्री के मन में उस रात की स्मृति फिर हल्की से जाग उठी। चांदनी की चादर, अमलतास के गिरते फूल, हवा की वह धीमी लोरी। उसकी आंखों में नमी उतर आई। यह नमी दुख नहीं थी, बल्कि किसी गहरे स्पर्श की थी, जैसे किसी ने बिना शब्दों के कहा हो, जो समझ लिया वही रहस्य है। उसने धीरे से आंखें बंद कीं और उसे लगा जैसे हवा अब भी वही सुर ले आई है जो रात में बजा था, एक पुराना स्वर जो समय से परे है, लेकिन उस जगह के हर कण में बसा हुआ है। आसमान उजला होता गया। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। चट्टानों पर पड़ती धूप ने उन्हें सुनहरी कर दिया था। पेड़ों की शाखाओं से गिरती ओस की बूंदें चमकते मोतियों की तरह जो चमकी तो यात्री की दृष्टि कुछ देर वहीं ठहर गई। हवा अब हल्की गर्म थी, लेकिन उसमें एक नया संतुलन था। न रात की शांतिलन था, न रात की शांति, न दिन का शोर। यह वह क्षण था जब प्रकृति अपने दोनों रूपों के बीच खड़ी हो, स्थिर, जगा हुआ और मौन। वह किले की ऊंची सीढ़ियों पर पहुंचा। वहां से नीचे फैलती घाटी दिखाई देती थी, नीचे झील और आगे हरे भूरे पर्वत। सूर्य धीरे धीरे ऊपर जा रहा था और धूप उस घाटी के हर कोने में उतर रही थी। उसने देखा कि दीवार पर उगाई बेल अब भी ओस से भीगी है और उसकी छाया पत्थर पर ऐसे पड़ी है जैसे किसी ने उसे चित्र की तरह सजाया हो। उसने दीवार को हाथ लगाया। पत्थर गर्म हो चुका था, लेकिन भीतर से अब भी ठंडा लगा। वही द्वंद्व, वही संतुलन, वह वहीं खड़ा रहा जब तक हवा ने उसकी पगड़ी के किनारे को हिलाया नहीं। उसने महसूस किया कि यह हवा भी किसी अदृश्य हाथ की तरह कंधों पर रखी जा रही है। कोई अदृश्य शक्ति अब भी इस स्थान की रक्षा कर रही है। उस शांति में कुछ ऐसा था, अखंड था। ऐसा लगा जैसे प्रेम और विरह दोनों यहाँ अपनी अंतिम अवस्था में समाहित हो गए हों, कि जो बिछड़ गया वही सहजने वाला भी है। यह भूमि उसी साक्षी की तरह लगती जिसने आंसू भी देखे थे और दियों का उजाल भी। उसने धीरे धीरे सिर झुकाया। आंखों से अब आंसू नहीं बह रहे थे, पर उनकी नमी गालों तक उतर आई थी। एक अजीब सी आंतरिक कोमलता थी, जैसे किसी ने उसके भीतर से कुछ नकारात्मक निकाल दिया हो और खाली जगह में शांति भर दी हो। उसे लगा कि यहाँ जो मौन है वह निसंग नहीं, बल्कि जीवंत है। जैसे यह मौन किसी बात का उत्तर नहीं मांगता, वह स्वयं उत्तर बन गया है। पक्षियों की कुछ आवाज़ें दूर से आईं, हल्की, थकी हुई। शायद सूर्योदय के बाद वे झील के ऊपर से लौट रहे थे। उनकी आवाज़ ने इस स्थिरता को पूरी तरह नहीं तोड़ा, बल्कि उसमें एक लय जोड़ दी। यात्री ने उन आवाज़ों को ध्यान से सुना, जैसे वह किसी सूत्र को पकड़ना चाहता हो। फिर कुछ क्षण बाद वे आवाज़ें भी
विलीन हो गई। सब कुछ पुनः मौन हो गया, पर अब यह निस्तब्धता भय की नहीं, विश्राम की प्रतीत होने लगी। वह कुछ दूर एक पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसके ऊपर हवा में पत्ते हिल रहे थे। उनमें से कुछ गिरकर उसके पास आए और उसकी घुटनों पर ठिठक गए। उसने उन्हें उठाया और हथेली में रख लिया। वह जानता था कि यह नगर अब केवल ईंट पत्थर का नहीं, स्मृति का हिस्सा है। स्मृति जो मिटती नहीं, बस बदलती है। जैसे दीप की लो बुझाने पर भी थोड़ा धुआं रह जाता है, जो कुछ समय तक गंध देता है, जो कुछ समय तक गंध देता है। भानगढ़ का यही धुआं अब उसकी आत्मा में बस गया था। धीरे धीरे उसने मन ही मन उस सबको विदा कहा। हवा उसके चारों ओर रही और सूर्य अब इतना ऊपर आ चुका था कि दीवारें पूरी तरह सुनहरे रंग में डूबी दिखने लगी। वह उठा और चलने को मुड़ा। रास्ते पर कदम रखते समय उसे लगा कि उसकी चाल अब बहुत शांत है, जैसे यहाँ की भूमि उसकी थकान सोख चुकी हो। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। किला धूप में चमक रहा था। दीवारों की छाया मिट्टी में विलीन हो रही थी और उसके ऊपर उड़ती हवा अब बिल्कुल पारदर्शी लग रही थी। उसने अपने हृदय में उस अंतिम दृश्य को स्थिर कर लिया। अब वह जानता था कि कुछ स्थान केवल देखने के लिए नहीं होते, वे आत्मा को सुनने के लिए बनते हैं। भानगढ़ का मौन, उसकी दीवारों का रंग और हवा का कंपन, सबने मिलकर उसे कुछ कहा नहीं, मगर सब कुछ समझा दिया। कभी कभी शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कुछ उत्तर केवल श्वासों में मिले होते हैं। वह चलता गया और पीछे से आती हवा ने क्षण भर के लिए उसकी कमीज का कोना थामा, फिर छोड़ दिया, जैसे कह रही हो, यहाँ जो पाया वह तेरा ही हिस्सा रहेगा। सूर्य अब पूरी गर्मी से धरती पर उतर रहा था और सामने की राह पर रोशनी का एक रेशमी पर्दा फैल गया था। उसने उसी पर धीरे धीरे कदम रखा और कुछ ही देर में वह दूर की मोड़ पर विलीन हो गया। भानगढ़ वहीं रहा, अपनी मौन, अपने स्वप्न और अपनी अनकही ध्वनियों के साथ। उसकी दीवारों पर धूप चमकती रही, हवा सुगंध लेती रही। लगता था यह स्थान अब भी किसी गहरी दृष्टि की पहरेदारी में है, जिसमें भय नहीं, बस प्रेम की वह अंतिम तीव्रता है जो विरह में भी पूर्णता पाती है। किला कुछ नहीं कहता, पर उसकी निस्तब्धता में हर उत्तर छिपा रहता है और शायद यही उसका सबसे सुंदर रूप है, जब कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि मौन ही संपूर्ण हो जाता है। अरावली की पहाड़ियों के ऊपर जब सांझ उतरती है तो हवा का हर झोंका किसी पुराने समय की सांस जैसा लगता है। सूर्य ढलते ही घाटी पर एक गहरा नीला रंग छा जाता है और धीरे धीरे वह नीला रंग सब कुछ अपने भीतर समेट लेता है। भानगढ़ की दीवारें उसी क्षण अपनी असली छवि दिखाने लगती हैं। मौन, स्थिर और अनंत, वे खंडहर नहीं लगती, बल्कि किसी अधूरी प्रार्थना सी जो अभी तक वायु में तैर रही हो। नीम और अमलतास के पेड़ अब इतने बड़े हो गए हैं कि उनकी शाखाएं दीवारों को ढक चुकी हैं। मिट्टी, पत्थर और हवा तीनों का स्वर एक हो गया है, धीमा, अचल और मीठा। रात ढलने से पहले ही घाटी में सन्नाटा उतर आता है। दूर किसी गांव की ओर से कभी कभी किसी पशु की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, पर वह भी जैसे यहाँ आते आते खो जाती है। भानगढ़ अब पूरी तरह सो चुका है, पर उसकी नींद पत्थरों की नहीं, चेतना की नींद है, जिसमें स्वप्न अब भी जीवित है, पर उन्हें कोई जगा नहीं सकता। दीवारों के बीच हवा बहती है और एक अनजाने स्वर में गूंजती है। कहते हैं वह गूंज रानी रत्नावती की वीणा का अंश है, वही वीणा जो समय की गहराई में खो गई, पर जिसकी ध्वनि अभी तक हवा में कहीं न कहीं बसी हुई है। जिन रास्तों पर कभी रंग बिरंगे काफिले चलते थे, वहाँ अब पेड़ों की जड़ें हैं। जिस चौक से उत्सव की गंध उठती थी, वहाँ अब नीम की छाया झूलती रहती है, और वह झील जहाँ कभी दीपों का प्रतिबिंब छिलमिलाता था, अब सालों की धूल में सोई है। लेकिन जब पूर्णिमा की रात आती है तो उसका जल फिर से चांद की किरणों से भर उठता है। तब उसे देखकर लगता है कि भानगढ़ आज भी अपनी सांसें ले रहा है, बस बहुत धीरे, बहुत गहराई से। हवा यहाँ स्थिर नहीं रहती, वह कभी किसी टूटी दीवार से टकराती है तो कभी खंडहर के भीतर से निकलकर किसी पुराने मेहराब पर ठहर जाती है। जब वह बरगद की लट की जड़ों से गुजरती है
तो एक हल्की सरसराहट उठती है, जैसे किसी ने सुतली के तारों को छू दिया हो, और वही स्वर एक क्षण के लिए वातावरण को भर देता है। कुछ सुनने वाले कहते हैं वह संगीत है, कुछ कहते हैं वह किसी स्मृति की पुकार है। लेकिन जो भानगढ़ को समझते हैं वे जानते हैं कि वह गीत रानी की वीणा का अंतिम कंपन है, जो समय को पार करके आज तक चल रहा है। सितारे ऊपर चमकने लगते हैं, आकाश साफ है, पर कुछ धुंध घाटी में जम जाती है। उस धुंध में हर पेड़, हर पत्थर एक रूप बन जाता है। सब कुछ एक समान दृश्य में विलीन हो जाता है, जैसे किला अब स्वयं प्रकृति का ही हिस्सा हो गया हो। जब हवा जाता है तो लगता है जैसे दीवारें सांस ले रही हैं, घाटियाँ सुन रही हैं और पहाड़ किसी गहन निद्रा में डूबे हैं। कभी कभी रात बहुत शांत होती है और उसी क्षण कोई बहुत हल्की गूंज उठती है। यह गूंज इतनी धीमी होती है कि अधिकांश लोगों को सुनाई नहीं देती, मगर जो रुककर सुनता है उसे महसूस होता है कि वह स्वर कहीं पास नहीं बल्कि भीतर से आ रहा है। वह वीणा का नहीं, स्वयं भूमि का स्वर लगता है, जैसे धरती अपनी थकान और स्मृतियों को उस ध्वनि के रूप में हवा में छोड़ रही हो। भानगढ़ की नींद में कोई बेचैनी नहीं है। यह वह नींद है जो संतुष्टि के बाद आती है, जिसने सब कुछ देखा सहा और अंत में अपने भीतर लौट गया। अब यहाँ ना कोई इच्छा है, ना आकांक्षा, ना प्रतिरोध, केवल विश्राम है। इतना दाढ़ा कि समय भी इसके आगे ठहर गया है। जब चांदनी फैलती है तो लगता है किला किसी रेशमी चादर में लिपटा हुआ है। चांदी सफ़ेद, उस उजाले में हर दीवार दयालु हो जाती है, हर छाया कोमल। कुछ यात्री अब भी कभी कभी आते हैं। वे मौन रहकर दीवारों के पास बैठते हैं, हवा को सुनते हैं और फिर चुपचाप चले जाते हैं। शायद वे कुछ खोजने आते हैं, लेकिन जानकर लौटते हैं कि यहाँ कुछ खोजने की आवश्यकता ही नहीं। भानगढ़ कुछ नहीं देता, वह केवल अपने मौन में सब कुछ कह देता है। यहाँ हर ईंट एक याद है, हर पेड़ एक प्रतीक्षा। जब रात गहराती है और पूरा आकाश सितारों से भर जाता है, तब किला दूर से किसी सोए देवता की आकृति लगता है। चांदनी उसकी छतों पर ठहरती है और धीरे धीरे दीवारों से उतरकर झील की दिशा में बह जाती है। जैसे शहर अब भी अपने गीत गा रहा हो, उसी शांति में जैसा कि उसने सदियों पहले किया था। हवा में अब भी केसर और मिट्टी की हल्की गंध रहती है। कभी कभी किसी फूल की पंखुड़ी किसी दरार से उड़कर बाहर आ जाती है और हवा उसे अपने साथ बहा ले जाती है। कोई नहीं जानता वह कहाँ जाती है, पर हर बार वह लौट भी आती है, जैसी यादें जो मिटती नहीं बस रूप बदल लेती हैं। भानगढ़ का किला अब किसी डर का प्रतीक नहीं, उसका मौन भय नहीं, एक लोरी है, इतनी धीमी कि सुनने के लिए हृदय का स्थिर होना आवश्यक है। इसे सुनने के बाद शोर अप्रासंगिक लगने लगता है। यह लोरी समय की है जो अपने हर युग की थकान को सुला रही है। इसमें प्रेम भी है, विरह भी, और एक ऐसी करुणा जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। बहुत देर बाद जब भोर होती है तो किला वैसे ही रहता है जैसे रात में था। सूर्य की पहली किरणें उसकी दीवारों को छूती हैं, पर उसे जगाती नहीं। अब वह जागने की सीमा से परे है। भानगढ़ सदा के लिए नींद में है, पर यह नींद मृत्यु की नहीं, मुक्ति की है। हर पत्थर में आत्मा समाई है, हर हवा में स्वर। कोई वहाँ से गुजरे तो उसे महसूस होता है कि यहाँ की हवा अन्यत्र नहीं बहती। उसका तापमान अलग है, उसकी धड़कन अलग है। जब वह हवा शरीर को छूती है तो एक क्षण के लिए सब हल्का लगने लगता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ माथे से चिंता मिटा गया हो। यह उसी भानगढ़ की देन है जो अब लोक और परलोक की सीमाओं के बीच ठहरा हुआ है। रात फिर लौटती है, आसमान में चांद बदलता है, तारे फिर झिलमिलाते हैं और हवा फिर वही गीत गुनगुनाने लगती है। कुछ देर के लिए पहाड़ भी उसकी लय में झूमते हुए लगते हैं। किला उस स्वर के साथ एक बार फिर मौन में लौट जाता है। सब कुछ चक्र की तरह दोहराता है, बिना समय, बिना नाम, बिना आरंभ और बिना अंत के। भानगढ़ अब किसी कहानी का हिस्सा नहीं रहा, वह स्वयं एक सहज शांति का रूप है। उसकी नींद में सब बह चुका है, व्यथा,
वैभव, स्मृति और रहस्य। अब बस एक धीमी प्रार्थना शेष है। बस हवा के साथ बहती है वहाँ से जहाँ समय थककर रुक गया था। इस गहन स्थिरता में कोई भय नहीं। अब यहाँ केवल शांति है, ऐसी शांति जो स्पर्श की तरह नहीं, आत्मा की तरह टिक जाती है। यही भानगढ़ की असली पहचान है। वह डराने नहीं, सुलाने आया है। रुलाने नहीं, थकान मिटाने आया है। समय की लहरों के पार यह नगर सोया हुआ है, अपने ही स्वर में, और उसकी नींद किसी अंत की नहीं, किसी आरंभ की प्रतीक्षा है।